का समझ गए हम। क्रिएटिनिन और यूरिया की बात कर रहे हैं, और क्रिएटिनिन यूरिया में यूरिया जो है वो 30 मिलीग्राम बढ़ते चला जाता है, और क्रिएटिनिन भी बढ़ता है। क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ने से किडनी की जो ब्लड छानने की कैपेसिटी रहती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण उसको यूरिन पास करने में दिक्कत आती है पेशेंट को, और कैथेटराइज करना पड़ता है। कैथेटराइजेशन सभी से ब्लैडर में डाली जाती है, जिससे अपने आप यूरिन जो है वो ब्लैडर में आता है। तो क्रिएटिनिन वाला पेशेंट 5-6 तक प्रॉपर ट्रीटमेंट चले तो वो रिकवर हो जाता है। कोई उसमें चिंता की बात नहीं रहती। डिपेंड करता है कि किस डॉक्टर के अंडर में, तो वहां पर प्रॉपर उसको अगर लेवल दवाइयाँ एंटीबायोटिक ये मिलते रहे तो रिकवर हो जाता है। वैसे वो हम बता दें कि जो टमाटर है और क्रिएटिनिन भी बढ़ाता है टमाटर। भलाई हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, मगर जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन सही है उसको फिर टमाटर और हरी धनिया, जो अपन हरी धनिया जिसको कहते हैं सब्जियों में ऊपर से डाली जाती है पत्ती वाली, वो जो है वो उसको बढ़ाने में सहायक होती है। 61 स्टूडेंट लगभग शामिल हो गए 50 से ऊपर, और अपन आज का चैप्टर शुरू करेंगे कॉन्स्टिपेशन। जी थैंक यू सर। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा वाली बुक से ही अभी जो पेपर वगैरह सेट हो रहे हैं, और जो अनसॉल्व पेपर अपन ने भेजे थे ग्रुप में, विशिष्ट जी ने भेज दिए हैं, वशिष्ठ जी ने, विशिष्ट गुप्ता जी ने, तो वो उसको भी आप सॉल्व करें। और अभी 30 नंबर का पेपर जैसा अपन 2-2 नंबर के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कमलेश जी माइक म्यूट करें जल्दी से। हाँ, तो 30 नंबर के क्वेश्चन में 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसके 16 नंबर होंगे। 8 दूनी 16, 8 प्रश्न, और वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, और गायनी ऑप्स जो रहती है प्रसूति विज्ञान, और जो अपन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनमें से भी लिए गए। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 16 और 5 21 हो जाते हैं। उसमें जो है वो वैकल्पिक रहते हैं, यानी 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और तीसरा क्वेश्चन 9 नंबर का रहेगा, वह भी जो है वो वैकल्पिक रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको याद कर सकते हैं, और जल्दी सेंटर से डेट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। किस डेट पे एग्जाम होना है, इसलिए अपन पढ़ाई जारी रखते हैं ताकि उसमें से पूछा जाए तो अपन को हेल्प मिल जाए। और आज का अपना चैप्टर है कॉन्स्टिपेशन। गुड मॉर्निंग। कॉन्स्टिपेशन को देख सकते हैं पेज नंबर 53। कॉन्स्टिपेशन कब्जियत को हो जाती है। अपन अभी देखेंगे कि क्या क्या जो इरेगुलरिटीज हैं अपने जीवन में। सर इसके कितने एग्जाम कब्जियत होने के होंगे, कितने पेपर होंगे आधारभूत संरक्षण के? हाँ, 4 पेपर होंगे, 4। हाँ, कब्ज तब होता है जब मल त्याग कम हो जाता है और मल निकलना मुश्किल हो जाता है। कब्ज को आमतौर पर 1 सप्ताह में 3 से कम मल त्याग करने के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को
पर डे जो है वो स्टूल पास करना चाहिए, सुबह शाम या सुबह के समय जो रात को भोजन किया गया है या दिन भर भोजन किया गया है, पर यदि किसी कारण से कब्जियत से सफर करता है तो उसका लेवल कब माना जाता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है? जब हफ्ते में 3 बार से भी कम वो स्टूल पास कर रहा है, तब माना जाता है कि भाई उसको हाँ कब्जियत की प्रॉब्लम है। कम से कम वीक में 3 बार करना चाहिए, और अगर उससे कम करता है तो वो कब्जियत का शिकार है। हालांकि कभी कभी कब्ज बहुत आम है, कुछ लोगों को पुरानी कब्ज का अनुभव होता है जो उनके दैनिक कार्यों को करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। पुरानी कब्ज भी लोगों को मलत्याग करने के लिए अत्यधिक तनाव का कारण बन सकता है। किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है और अगर वो मल त्याग नहीं करता या स्टूल पास नहीं करता है तो उसको ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन और फिस्टुला जैसी फिशर और भी कई बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो है वो रेगुलरली स्टूल पास करना जरूरी रहता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन ईटियोलॉजी कि इसमें एनाटॉमिकल कॉज क्या रहता है। तो ब्लॉकेज इन कोलोन और रेक्टम, बृहदांत्र एवं मलाशय में रुकावट। जो रेक्टम रहता है वहां पर अगर एनाटॉमिकली रुकावट आ जाए, कोई हार्ड स्टूल का कोई पीस, हार्ड पीस जो है वो फीकोलिथ कहलाता है। फीकोलिथ, FEACOLYTH, फीकोलिथ। ये कई बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट लाता है पेशेंट, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि लार्ज फीकोलिथ प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो फीकोलिथ रहता है हार्ड स्टूल जो किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। वो फीकोलिथ का जमा हो जाना पहला कारण रहता है। दूसरा, प्रॉब्लम विथ नर्वस अराउंड द कोलोन, बृहदांत्र और मलाशय के आसपास की नसों में समस्या, तंत्रिका संबंधी समस्याएं उन नसों को प्रभावित करती है जो बृहदांत्र में मांसपेशियों की संकुचन का कारण बनती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन इफेक्ट द नर्व that causes contraction of muscles in the colon। यहाँ वो बता रहा है कि जो कोलोन या इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली नर्व्स है, नर्व्स ही जो है वो ब्रेन से सेंसेशन ले जाती है या स्पाइनल कार्ड से सेंसेशन ले जाती है, ताकि इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो बराबर बना रहे। इंटेस्टाइन की 4 मूवमेंट अपन पहले बता चुके हैं, पैरास्टिलेटिक, एंटी पैरास्टिलेटिक और पेंडुलर और सर्कुलेशन। ये इंटेस्टाइन के मूवमेंट रहते हैं। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप के इंटेस्टाइन के कौन कौन से मूवमेंट होते हैं बताइए। तो ये इसमें बताना पड़ता है अपन को। एक पैरास्टिलेटिक यानी ऊपर से नीचे की तरफ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जैसे अपन भोजन करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ। और दिनेश जी पूछ रहे हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत टॉपिक कर रहे हैं अपन, और उसमें इंटेस्टाइन का मूवमेंट बता रहे हैं। तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट में पहला रहता है पैरास्टिलेटिक। पैरास्टिलेटिक ऊपर से नीचे की ओर, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जैसे भोजन करना। दूसरा एंटी पैरास्टिलेटिक, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की ओर, जैसे उल्टी करना या वोमिटिंग करना, नीचे से ऊपर की ओर। तीसरा रहता है पेंडुला। पेंडुलर में जो इंटेस्टाइन रहती है वो खाना खाने के बाद ऐसी घूमती है जैसे कि पेंडुलम घूमता, इस तरह से, और उसी टाइम जो है वो आवाजें आती हैं जैसे चुटकी टाइप की बज रही हो, ऐसी। चौथा मूवमेंट रहता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन का एक दूसरे के अंदर जाना, जैसे केंचुआ चलता है। केंचुआ फेरिटिमा पोस्टुमा उसका जियोलॉजिकल नेम है। फेरिटिमा पोस्टुमा को देखे होंगे, वो किस तरह से चलता है। पहले पूरी बॉडी को जो है वो आगे ले आता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। वो इस तरह का जो मूवमेंट है वो भी इंटेस्टाइन करती है, जिससे उसके अंदर शॉकअप टाइप का मूवमेंट होता है और जो भोजन है वो पिसते चला जाता है। ये 4 मूवमेंट में से कोई एक मूवमेंट अगर इसका गड़बड़ हो जाए तो उसके वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन की संभावना रहती है, और कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को वोमिटिंग की भी चांस रहते हैं, उल्टी
उल्टी की इसलिए चांस रहते हैं क्योंकि उसका मूवमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं हो रहा है, इस कारण जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा रहता है हार्मोनल डिस्टरबेंस, जैसे कि पेज नंबर 53 बेसिक हेल्थ एंड केयर की बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट बता रहे थे अपन हार्मोनल डिस्टरबेंस या हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन, थायरिकैल्सिटोनिन। ये हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो उसको अपन हाइपरथायराइडिज्म, और कम मात्रा में नंबर की निकलते हैं तो वो कहलाता है हाइपोथायराइडिज्म। हाँ जी, पैरासिलेटिक की बाद हार्मोन्स। सर ये पार्किंसन क्या है? आवाज नहीं आई ठीक से सर। ये पार्किंसन पैरासिलेटिक की बात आपने बताया ना, 4 सर्कुलेशन रहता है, पैरासिलेटिक, पेंडुला और सर्कुलेशन। तो उसका दूसरा नंबर का वो सर हाँ, पहला रहता है पैरास्टिलेटिक, पैरा PARASTATLIC, पैरास्टिलेटिक। दूसरा रहता है एंटी पैरास्टिलेटिक। पैरास्टिलेटिक में अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जैसे अपन भोजन करते हैं। दूसरा रहता है एंटी पैरास्टिलेटिक जो वोमिटिंग करते हैं, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तीसरा रहता है पेंडुलर। पेंडुलर में जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता है इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट, वो कहलाता है पेंडुलर। सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो उसके पार्ट रहते हैं इंटेस्टाइन के, वो एक दूसरे के अंदर जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं। शॉकअप का मूवमेंट, जैसे 2 व्हीलर में जो शॉकअप रहते हैं, अपन देखते हैं कि जब कोई ब्रेक मारो ऐसे शॉकअप दब जाते हैं। ऐसे इंटेस्टाइन का वो मूवमेंट रहता है जिसमें शॉकअप जैसा एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। तो ये सर ये पार्किंसन एक कारण ये बता रहा हाइपोथायराइडिज्म भी है कब्जियत का, क्योंकि उससे निकलने वाले हार्मोन्स थायरिकैल्सिटोनिन है। सेकंड नंबर फिर से बताइए। सेकंड नंबर होता है एंटी पैरास्टिलेटिक। एंटी ANTI और पैरास्टिलेटिक की स्पेलिंग बता ही चुके थे अपन। एंटी पैरास्टिलेटिक, ठीक। सर ये पार्किंसन बताओ सर। मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर। पार्किंसन सर अभी कॉन्स्टिपेशन में पार्किंसन है ही नहीं कोई। पार्किंसन डिसीज इस चैप्टर में अभी नहीं है, उसको कैसे बता दें, वो नर्वस सिस्टम में आएगी। अभी कॉन्स्टिपेशन चल रहा है। कॉन्स्टिपेशन सुनिए आप। हार्मोनल बैलेंस या हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड से निकलने वाले हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन की कमी हो जाती है, और जिसके वजह से उसको कब्जियत होने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो ये क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है एल्डर एडल्ट, जो बड़े वयस्क रहते हैं। बड़े वयस्क में आते हैं 40 साल से ऊपर जो व्यक्ति रहते हैं, उनमें एंजाइम्स निकलना, इंटेस्टाइन का जो एक और सीक्रेशन करता है जिसको अपन कहते हैं सक्कस इंट्रिकस। इंटेस्टाइन का सीक्रेशन रहता है सक्कस इंट्रिकस। पेज नंबर 53 इंद्रपाल जी, वो सक्कस इंट्रिकस की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो एल्डरली वयस्क में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। फीमेल में जो है वो डिहाइड्रेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल या हाउसवाइफ का जो समय है वो गैस के सामने या धूप में बीतता है, तो इसी कारण जो है वो उनको चांसेस रहते हैं। डिहाइड्रेशन इसका कारण है। कहीं यात्रा में है आप, ये पानी नहीं पी पा रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, मार्केट में 2-4 घंटे तक घूम रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है
वो कब्जियत की प्रॉब्लम आती है। विकास जी माइक म्यूट करें। ऐसा आहार खाना जिसमें फाइबर की मात्रा कम हो। जो फाइबर्स रहते हैं वो मसल फाइबर और इसी प्रकार रहते हैं वेजिटेबल फाइबर्स। वेजिटेबल फाइबर्स जो है वो कब्जियत को दूर करने का काम करते हैं और वो फाइबर वाले भोजन जो है वो उसको खाना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी फलियां रहती हैं सभी में फाइबर्स रहते हैं, बड़ी या छोटी फलियां। हम उदाहरण के तौर पे बताते हैं, गंवार की फली, बरबट्टी की फली, मुनगे की फली और सेम की फली, ये जितनी भी फलियां रहती हैं और उनमें जो है वो फाइबर की मात्रा अधिक रहती है। जबकि जो बंद वाले पार्ट रहते हैं, बंद गोभी जैसे और भटा, बैगन, इनमें जो है वो फैट की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जितने भी फली वाले या पत्ते वाले सब्जियां हैं, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, चौलाई की भाजी, लाल भाजी, ये सभी में फाइबर्स हैं। जबकि गठान वाली चीजों में फैट की मात्रा अधिक रहती है। तो इसी कारण ऐसी चीजें खाना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। कम या कोई शारीरिक गतिविधि नहीं, उन लोगों को कब्जियत होने के चांसेस रहते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है। जैसे वो सेठ लोग बैठे रहते हैं अपना दुकान में, उनका गोडाउन में माल भरा रहा है, माल निकल रहा है, इस तरह का चल रहा है और वो बैठे हुए एक बही खाता लेके हिसाब कर रहे हैं। बैगन खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ, बैगन खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि बैगन में फैट रहता है, तो फैट पानी को एब्जॉर्ब करता है और डिहाइड्रेशन होने से हो जाता है। इसी प्रकार जो नॉनवेज है, नॉनवेज में भी खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है क्योंकि वो भी पानी सोखने का काम करता है। तो ये बता रहे थे अपन की जब शारीरिक गतिविधि नहीं होती तो उसमें मोटा सेठ जो है वो बैठ के ले रहा है, या अपना जो कैशियर रहते हैं वो दिन भर बैंकों में अपनी जगह से नहीं हिलते, बैठ के काम करने वाले, इनको सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो बैठ के काम करें, कोई मना नहीं कर रहा, मगर सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा या एक घंटा टहलने में अपना समय दें और टहल के आए और फिर इसके बाद बैठ के 4-6 घंटे काम करें। पूरे टाइम अगर बैठे रहेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पूरे जीआईटी में होता है दिनेश जी, अकेले लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। अब इसमें कुछ मेडिसिन जैसे हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं जो कि एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन भी कहलाती है, और हाइपरटेंशन की मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसी सभी मेडिसिन जिनमें अल्कोहल बेस रहता है, जो अल्कोहल बेस लेके बनती हैं, उनमें कब्जियत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मानसिक बीमारी जैसे अवसाद होना, मेंटल डिसीज में कोई अगर डिप्रेशन में चला जाता है, तो डिप्रेशन में जाता है तो वो कुछ भी सोचने विचारने की उसकी क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, और डिप्रेशन के कारण वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको, क्योंकि उसके जो सीक्रेशन है वो बॉडी से निकल नहीं पाते। फिर है खाने में विकार। खाने में विकार का मतलब होता है कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो किस टाइप का भोजन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड रहता है। उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इम्प्रॉपर टॉयलेट हैबिट, किसी को टॉयलेट हैबिट नहीं रहती। कुछ ऐसे प्रोफेशंस रहते हैं जिनमें जो है वो आदमी टॉयलेट जाने का या स्टूल पास करने अवॉइड करता है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स, ट्रेन ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स क्या होता है कि जैसे बैठे हुए हैं, उनको अगर मान लो किसी सिटी में प्रवेश कर गए और उसके बाद जो है वो उनको स्टूल की हाजत होती, तो वो सोचते रहते हैं कि अब ये सिटी से निकल जाए, कहीं बाहर जब अपन ढाबे में पहुंचेंगे या खुली जगह में पहुंचेंगे तब उसके बाद देखेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर मान लो 1 घंटा लग गया उनको सिटी क्रॉस करने में, तो 1 घंटे तक स्टूल पास करने से रुक जाते हैं। ऐसे में फिर जो है वो स्टूल टॉक्सिक इफेक्ट देकर उस व्यक्ति को बीमार बना देता है और साथ ही साथ कब्जियत करता है पहले, और कब्जियत जो है वो सभी रोगों की जड़ कहलाती है। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम। फिर
दूसरा रहता है कुछ प्रोफेशंस जिसमें कि लगातार काम करना रहता है। किसी माइंस में आप चले जाएं, अगर मान लो खदान के अंदर काम करना या कहीं ऐसी जगह जहां पर कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं रहती, ऐसी जगह काम करना, तो भी ये जो है वो प्रॉब्लम्स इसमें आने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन की डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं। तो डायग्नोसिस लक्षण के आधार पर करते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन में सोनोग्राफी कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। सोनोग्राफी में सबसे ज्यादा जब आता है कि भाई फीकोलिथ प्रेजेंट है, तो फीकोलिथ या हार्ड स्टूल वो इंटेस्टाइन के किस पार्ट पर प्रेजेंट है वो देखा जाता है कि कहाँ पर फीकोलिथ बन रहा है, ताकि उसको अपन आगे बढ़ा सके। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कई बार इंटूससेप्शन या नोड फॉर्मेशन भी हो जाता है। इंटेस्टाइन में गठान लग जाना या इंटेस्टाइन का उलझ जाना, आपस में उलझ जाना। जैसे कुछ लोग पेट दर्द में पेट की मालिश करवाते हैं, जिसको कुछ लोग सुताई भी बोलते हैं। पेट की मालिश कराते हैं, और पेट की मालिश मान लो वो सही कर रहा है तो ठीक है, अगर मान लो उसने उल्टी मालिश कर दिया तो उसकी वजह से जो है वो इंटेस्टाइन में गठान लग जाती है या इंटेस्टाइन आपस में उलझ जाती है। और इंटेस्टाइन उलझ जाएगी तो उसके बाद फिर उसका एक ही चारा रहता है कि सर्जरी कराए। तो वो कारण हो सकता है, वो सोनोग्राफी में अपन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिख जाता है। फिर है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें रक्त का परीक्षण करने में थायराइड का फंक्शन, T3 TSH टेस्ट कराते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल और इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सीरम कैल्शियम में देखते हैं कि इस व्यक्ति के कैल्शियम की मात्रा कितनी ज्यादा है, कितनी कम है या कितनी ज्यादा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कब्जियत करने में बहुत ज्यादा हाथ रहता है कैल्शियम का। कैल्शियम की कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो, इसी कारण जो है वो कैल्शियम की कमी नहीं होना देना चाहिए। दूध, अंडे जैसे कैल्शियम के रिच सोर्स पेशेंट को सलाह देते हैं कि इसको आप कंटिन्यू खाइए। एक्सरे एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में एब्डोमेन का एक्सरे जब करते हैं तो उससे पहले उसको बेरियम मील पिला देते हैं। अपन जानते हैं कि जो बोनी पार्ट है उसी का एक्सरे आता है, और जो सॉफ्ट पार्ट है या ऑर्गन है, अंग है, उनका एक्सरे नहीं आता। तब ऐसी पेशेंट को अपन पहले बेरियम पिलाते हैं। बेरियम एक प्रकार का लिक्विड धातु है जो कि शरीर को कोई नुकसान नहीं करता, और BaSO को, और ये जो है वो नुकसान नहीं करता, और उसका जो एक्सरेज रहती है उसको भी पास नहीं होने देता और वापस भेज देता, जिससे उसकी पिक्चर आ जाती है। तो इसको करने के लिए यदि मान लो ऊपर के स्टोमक या इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम और जुजुनम का एक्सरे करना है, जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है, तब ऐसे में पेशेंट को बेरियम मील पिलाते हैं। बेरियम मील एक प्रकार का पाउडर है जो मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध रहता है बेरियम पाउडर के रूप में। तो पाउडर का स्वाद जो है वो चौक के जैसा रहता है। सर वो बेरियम सल्फेट आता है, बेरियम सल्फेट वही पिलाया जाता है ना? हाँ हाँ जी, बेरियम सल्फेट जो सर एंडोस्कोपिक के पहले यूज करते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में देते हैं? नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं है। केवल बेरियम सल्फेट जो है वो चूंकि रेडियो ओपेक रहता है तो इसी कारण उसको किया जाता है। और अगर मान लो स्टोमक, ड्यूडेनम या जुजुनम का हेमंत कुमार जी आप माइक म्यूट करते हैं, अगर इसका उपयोग कर रहे हैं ऊपर के इंटेस्टाइन में, अगर आपको लगता है कि स्टोमक, ड्यूडेनम या जुजुनम में प्रॉब्लम है, तब ऐसी स्थिति में पेशेंट को एक ग्लास में घोल के और बेरियम पिला दिया जाता है, और उसको पिलाने के कम से कम 1 घंटे बाद उसके पेट का एक्सरे किया जाता है। क्योंकि एक्सरे, ये जो बेरियम मील है या बेरियम सल्फेट है, ये पहले उसके स्टोमक में जाएगा और उसकी लाइनिंग म्यूकोजा जो है, आजू बाजू की जो म्यूकोजा रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, उसको जो है वो कलई कर देता है। कलई कर देना यानी जैसे अपन बर्तन मांजते समय
साबुन से पूरे अंदर का पार्ट को लपेट देते हैं, ऐसे जो है वो बेरियम इंटेस्टाइन के अंदर के पार्ट को पूरा कलई कर देता है या लपेट देता है। इसके बाद जब एक्सरे करते हैं तो वहीं तक एक्सरे आएगा जहां तक इंटेस्टाइन साफ है, और जहां पर अगर कॉन्स्टिपेशंट है तो वहां उसके बाद जो है वो नहीं जाएगा। तब अपन समझते हैं कि इसके बाद ये आगे नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ पे रुकावट है। अब अगर मान लो ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले पार्ट में नहीं है, इंटेस्टाइन के पीछे वाले पार्ट में, तब पेशेंट को जो है वो फिर से बेरियम मील अपन ने जो बताया वो नया पेशेंट। अब इस पेशेंट का तो क्लियर हो गया। अब कोई ऐसा पेशेंट जिसके इसमें लगता है कि भाई पीछे की तरफ ज्यादा इंटेस्टाइन जो 6 मीटर की रहती है, तो 6 मीटर के इंटेस्टाइन में आगे अपेंडिक्स के पास कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, तब वो पेशेंट को अपन बेरियम मील पिलाते हैं। और एक्सरे अब उसका लेंगे 1.5 से 2 घंटे बाद, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उसका जो बेरियम मील है वो इंटेस्टाइन के निचले पार्ट में पहुंचता है, पहले नहीं पहुंच पाता। तब उसमें पता लग जाता है कि कहाँ तक पहुंचा, और उसके बाद जो है वो उसको कब्जियत है या जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे पेशेंट का दूसरे दिन स्टूल का एग्जामिनेशन करने के लिए कहते हैं। स्टूल अगर उसने पास किया है तो ठीक है, अगर नहीं पास हुआ तो फिर एग्जामिनेशन नहीं होता। अगर स्टूल पास किया है थोड़ा बहुत, तो उसमें ये देखते हैं कि ये बेरियम मील है वो कहाँ आए, उसकी मात्रा आई कि नहीं आई। तो बेरियम मील की मात्रा उसमें प्रेजेंट नहीं रहती क्योंकि वो तो कब्जियत है। तब ऐसी स्थिति में जो है वो एक्सरे से अपन को पता लग जाता है। तीसरा रहता है सिग्माइडोग्राफी, यानी मलाशय या निचले या सिस्मोइड कोलोन भी कहते हैं। इसमें जो है वो जैसे अपन एंडोस्कोपी करते हैं, तो एंडोस्कोपी अपन मुंह के रास्ते करते हैं और पेशेंट के मुंह के रास्ते मशीन को ले जाते हैं, परंतु सिग्माइडोस्कोपी में पेशेंट के जो है वो एनस के रास्ते जो जैसे पाइल्स का परीक्षण करते हैं, तो वैसे ही एनस के रास्ते जाइलोकिन लगा के, और वहां पर जो है प्रोक्टोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, स्टील का रहता है वो प्रोक्टोस्कोप, पहले उसको डालते हैं ताकि उसके आसपास की जो मसल्स हैं, इन्फ्लामेशन अपना मेम्ब्रेन है, उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, सूजन या चोट ना आए, तो उसको डालते हैं प्रोक्टोस्कोप को, और फिर एक वायर जो है वो उसके धीरे धीरे उसी से डालते हैं, वो कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी कहलाती है। और जहां पर भी कब्जियत होगी तो वो उसमें एक्सरे, उसके जो सोनोग्राफी के प्रिंट निकलते हैं उसमें पता लग जाता है। नेक्स्ट रहता है स्फिंक्टर मसल फंक्शन। जो स्फिंक्टर है उसके सभी बॉडी के चेक किए जाते हैं, जैसे कि टेंडन चेक करते हैं अपन, वो स्फिंक्टर है यहाँ पर जो है वो करके देखते हैं, टेस्ट करके यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं या पैर में करके देखते हैं। इसकी स्फिंक्टर जो है वो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी हथौड़ी से टेस्ट करके देखते हैं, और पैरालिसिस की स्थिति तो नहीं है। नेक्स्ट रहता है एनोरेक्टल मैनोमेट्री, गुदा दबाने वाला यंत्र मांसपेशियों की गति का मूल्यांकन करता है। अब वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे ये पता लगाते हैं कि इसके स्फिंक्टर एक्टिव है कि नहीं, वो कहलाता है एनोरेक्टल मैनोमेट्री। और लास्ट में फिर अगर पता नहीं चलता तो एमआरआई कराते हैं। तो मतलब अगर फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि भाई इसको 1 हफ्ते से किसी भी प्रकार का स्टूल पास नहीं हुआ है और बाकायदा खा रहा है, तब जाके फिर इसको एमआरआई करके और वो कर सकते हैं। पर इसमें ज्यादातर सोनोग्राफी और एक्सरे से ये बात क्लियर हो जाती है कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन, तो एमआरआई की आवश्यकता नहीं भी पड़ती। और यदि मान लो इसमें डाउटफुल कंडीशन सोनोग्राफी और एक्सरे में आती, तब जाके फिर उसको एमआरआई की आवश्यकता पड़ती। अब देखते हैं अपन मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। जो पेशेंट है उसको पूछते हैं कि वो क्या करता है, और फिर उसको बताते हैं कि भाई तुम अपना जो भोजन है वो अपने साथ ले जाओ, जैसे ट्रक ड्राइवर है या वो है, तो उसको कम से कम 2 दिन का भोजन जो है वो साथ में ले जाओ। ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कुछ मटरी टाइप के आइटम रहते हैं बेसन के, रवे के, वो अपने साथ ले जाओ ताकि आपको ढाबे में खाना ना पड़े। और जहां से भी आप ढाबे में या बड़े होटलों में गुजरते हैं तो वहाँ क्लीन बाथरूम और वो सब रहती है, तो वहां पे आप इसको अवॉइड ना करें, नहीं तो दूसरी बीमारियां
खड़ी हो जाएंगी। इस तरह का बताते हैं। जीवन शैली में अपने फाइबर का सेवन करवाएं। आहार में फाइबर को शामिल करने से उसका वजन बढ़ता है और आंतों के माध्यम से निकलने में मदद मिलती है। जो स्टूल रहता है वो फाइबर उसको बिल्कुल साफ करता है। ये धागे, जैसे धागे से अपन टंग क्लीनर करते हैं धागे से या उससे जीवी से, देखे होंगे फाइबर है ना, धागा होता है, तो उबले अंडे को धागे से भी काट सकते हैं आप। इसी प्रकार जो मल रहता है या स्टूल रहता है वो फाइबर्स के द्वारा जो है वो कटता है और आगे की तरफ बढ़ता है। खूब तरल पदार्थ लें। तरल पदार्थ जैसे गाढ़ी दाल ना लेके पतली दाल लें। सब्जियां जो है वो कम लें। मसालेदार भोजन कम करें। पानी ज्यादा पिए, उसमें ORS डाल लें। चाय पिए दिन भर में 1-2 बार। छाछ पिए, जितना लस्सी पिए, जितना भी तरल पदार्थ लेंगे वो कॉन्स्टिपेशन से रोकेगा। हर दिन अधिक से अधिक ताजे फल और सब्जियां खाना शुरू करें। फल में फाइबर होता सभी फलों, खासकर पपीता। पपीता जो है वो इतनी जल्दी मल को सुधार देता है जिसकी हद नहीं। इसी कारण मतलब उसके पपीता की इतनी टेंडेंसी है कि प्रेग्नेंट लेडी को पपीता नहीं देते क्योंकि वो दस्तावर होता है। और कई बार प्रेग्नेंट लेडी दूसरा तीसरा महीना चल रहा है और वो पपीता खा ले तो उसको एबॉर्शन होने तक के चांसेस है। तो इसी कारण उसको पपीता नहीं देते। और यदि मान लो कॉन्स्टिपेशन है तो उसको मेडिसिन से आदि से ठीक करने की कोशिश करें। साबुत अनाज की ब्रेड और अनाज चुनें। साबुत अनाज जो जैसे अंकुरित जिसको अपन बोलते हैं, तो अंकुरित अनाज खाएं। प्रत्येक दिन फाइबर खाए कि नहीं खाए इस चीज का अवलोकन करें। फाइबर्स की मात्रा खाए कि नहीं खाए ताकि वो कब्जियत को ठीक रखेगा। सप्ताह में कम से कम हर दिन प्रत्येक दिन कुछ थोड़ा बहुत व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं। हर समय गाड़ियों पे सवार होके ना जाएं। पैदल भी जाके काम करें। मल त्याग करने की इच्छा को अनदेखा ना करें। जैसे ही स्टूल लगती है तो आप कहीं भी कुछ भी जरूरी भी काम कर रहे हैं तो पहले जाके अपना दूसरा काम करके आए स्टूल पास करके, और बाकी फिर काम दूसरे चलते रहते। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत फाइबर्स फूड, स्टिमुलेंट फाइबर्स फूड जो रहते हैं उनको रेडीमेड भी आते हैं। जैसे ओट है, ओट की मात्रा खाई जाती है, इसमें भरपूर फाइबर रहता है। और कई बार ये जो अब तो फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग बॉर्नवीटा टाइप के आने लगे ताकि टेस्ट भी रहे और फाइबर्स भी रहे। कुछ स्टिमुलेंट उत्तेजक जैसे सोडा बाइकार्ब 5 से 15 ग्राम ये सोते समय ले सकते हैं। ऑस्मोटिक मैनेजमेंट जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एडल्ट में 5 ml और बच्चों में 1 से 2 ml दिया जाता है। सिरप आता है एक प्रकार का, उसको दिया जाता है। ये अलग अलग उसमें आता है ट्रेंड में या मार्केटिंग में अपन देखते हैं तो मार्केट में एंटी कॉन्स्टिपेटेड ड्रग्स से आते हैं। लुब्रिकेंट या स्नेहक कहलाते हैं। लुब्रिकेंट देते हैं स्टूल सॉफ्टनेस के लिए डेक्सट्रोज कैल्शियम या एनीमिया का फिर उपयोग किया जाता है। अगर मान लो कब्जियत इनको पीने खाने से जो सिरप वगैरह लैक्सेटिव सिरप के नाम से पेटेंट के रूप में आते हैं तो हाँ क्रेमेफिन सिरप भी दे सकते हैं। क्रेमेफिन है और भी बहुत सारे सिरप आते हैं जो कब्जियत को दूर करने का काम करते हैं। इसमें जो अगर मान लो किसी को कब्जियत हो ही रहा है, खासकर बच्चों के केस में, छोटे बच्चे जो है वो पानी के लिए आग्रह नहीं करते और वो स्वयं भी पानी नहीं पीते, तो ऐसे कंडीशन में उनको कब्जियत होने के चांस है। और ऐसी स्थिति में जो है वो उनको सपुसेट्री डाली जाती है जो टल्कोलेक्स से सपुसेट्री या बत्ती के नाम से आती है। उसमें मोमबत्ती जैसी इतनी बड़ी रहती है जो फ्रीज में से निकाल के देगा मेडिकल स्टोर वाला, और मेडिकल स्टोर में फ्रीज में रखी रहती है। और वो सपुसेट्री जो टल्कोलेक्स सपुसेट्री या परगोलेक्स सपुसेट्री जो है उसके ऊपर एक कवर रहता है, तो वो कवर हटाने के बाद वो घुलती चली जाती है। तो उसको उसी टाइम जो है वो कवर हटाते हैं जब आपको पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट करना है। पेशेंट जो छोटा बच्चा है उसको उल्टा लेटा दिया जाता है और उसकी स्टूल के जगह के पास एनस में जाइलोकिन डाला जाता है या कोई ऐसा लुब्रिकेंट ताकि आसानी
से सपोसिटरी अंदर चली जाए और उस बत्ती को जो है वो जैसे ही रैपर निकालते हैं अपन और उसको सीधा एनस में पुश करते हैं और वो अंदर डाल देते हैं और उसके एनस को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद कुछ ही देर में जो है वो पेशेंट को हाजत होती है। जिन लोगों के पास सपोसिटरी नहीं रहती वो कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। अरंडी का तेल कहलाता है कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल डाल के भी उसको कब्जियत दूर करते हैं जो लास्ट में फंसी रहती है। इसके अलावा अगर मान लो एडल्ट है तो एडल्ट के लिए आता है प्रोक्टोग्लाइसिस एनीमा। प्रोक्टोग्लाइसिस एनीमा जो है वो एक छोटा सा पैकेट आता है, उसमें लिखा रहता है प्रोक्टोग्लाइसिस एनीमा और उसमें इतनी बड़ी जो है वो रबर की ट्यूब लगी रहती है। पेशेंट को कपड़े उतारने के बाद जाइलोकिन की जो जेल रहती है 5% जाइलोकिन वो उसके ट्यूब में लगा देते हैं। पेशेंट प्रोक्टोग्लाइसिस एनीमा की ट्यूब में लगाते हैं और एनस के रास्ते उसको पुश करते चले जाते हैं। कुछ ही देर में जो है वो पेशेंट जो है वो ऐसा उचकता है क्योंकि उसको जो है वो फीलिंग होती है स्फिंक्टर की और उसके बाद फिर जो बाहर बचा हुआ ऐसा बल्ब टाइप का एनीमा उसको अपन धीरे धीरे पुश करते जाते हैं ताकत के साथ पुश करते हैं तो वो जो ट्यूब है उससे वो पूरा एनीमा उसके इंटेस्टाइन के अंदर तक चला जाता है। इसके बाद पेशेंट को वस्त्र पहना देते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि जब भी ऐसी स्टूल जाने की हाजत हो तो तुरंत बता। तो वो 10 मिनट बाद फिर डॉक्टर से आग्रह करता है कि उसको जो है वो स्टूल की हाजत हो रही है और फिर वो भगता है। तो इस तरह से इसको अलग अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं अपन होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। देसी ट्रीटमेंट में जो भी आप दे सकते हैं तो वो दें देसी ट्रीटमेंट में, मगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जो आता है वो नक्स वोमिका। इसमें देसी ट्रीटमेंट में सौंठ, काली मिर्च, रात को दूध के साथ इसबगोल की भूसी और भी त्रिफला चूर्ण, आयुर्वेदिक में पपीता खाने से कब्ज दूर हो जाते हैं, ये अपन ने बता ही चुके। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो आती है वो नक्स वोमिका एक मेडिसिन जो कुचला सीड से बनती है। कुचला एक प्रकार की पॉइजनस सीड बीज रहती है और चपटी सी आती बटन टाइप। उसको जो है वो उसको पोटेंटाइज करके बनाई जाती है जो मेडिसिन, वो है नक्स वोमिका। प्रभावी आग्रह के साथ आप पर्याप्त मल यानी जितनी स्टूल पास करना है वो उतनी नहीं कर पाता, उसको हमेशा सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, तब जाके उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। एक व्यक्ति जो बहुत कम मल त्याग करता है, मल असंतोषजनक और अपर्याप्त रहता है। दिन में कई बार मल त्याग करने के बाद भी कभी कभी पूरा नहीं हुआ है ऐसा महसूस करता है। एक गतिहीन जीवन शैली वाले व्यक्तियों में कब्ज के इलाज के लिए नक्स वोमिका की दवा सबसे बेहतर रहती है। इसकी 30 और 200 की पोटेंसी दिन भर में 4 बार देके इसके कब्जियत को दूर किया जा सकता है। दूसरी रहती है ब्रायोनिया एल्बा। कठोर सूखे मल के साथ कब्ज के लिए जो गांठ के रूप में गुजरता है, ब्रायोनिया एल्बा को कब्ज के लिए सबसे अच्छी दवा माना जाता है। ऐसा मल जो सूख जाता है मानो जल गया और बहुत कठिनाई से निकलता है। कुछ मामले में पेट फूलना भी नोट किया जाता है। कब्ज से होने वाले सिर दर्द में ब्रायोनिया अपने प्रभावी ढंग से ट्रीटमेंट करती है। नक्स वोमिका नशा उतारती है, वो भी ठीक है, मगर नक्स वोमिका का उपयोग जो है वो कब्जियत के लिए भी किया जाता है। ब्रायोनिया की 30 और 200 की मात्रा दिन भर में 4 दिन तक देने से उसकी कब्जियत की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तीसरी मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना जो है वो एल्यूमिनियम जो केमिकल से बनने वाली दवाई है। एलुमिना के उपयोग के लिए एक मार्गदर्शक विशेषता एक साथ कई दिनों तक मल त्याग करने की इच्छा का अभाव रहता है। पेशेंट जो है वो 2-3 दिन में हमेशा कॉन्स्टिपेशन की सफर करता है। एलुमिना की आवश्यकता वाली व्यक्ति को बिना मल पास किए ही दिन बीत जाता है। पूरे दिन भर वो कोशिश करते रहता है, घर पे रहता है, फिर दुकान चला जाता है, फिर आ जाता है,
परंतु उसका मल जो है वो पास नहीं हो पाता। आंत की क्रिया अत्यंत सुस्त रहती है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा लो रहता है एल्यूमिना वाले पेशेंट का। मल केवल तभी पारित होता है जब आंत में फेकल पदार्थ या मैटर एक बड़ा संचय काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए, उसके बाद दे सकते हैं। हाँ, ड्यूफ्लेक्स सिरप जो है वो उसका एलोपैथी ट्रीटमेंट है जिसमें ड्यूफ्लेक्स सिरप दी है। मल केवल तभी, हाँ, एल्यूमिना का उपयोग करने का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण मल के नरम होने पर भी मल त्याग करने के लिए अत्यधिक दबाव लगाना पड़ता है। मूलचंदी माइक म्यूट करते हैं। एल्यूमिना उपयोग किया। एल्यूमिना बच्चे, शिशु जो बोतल से दूध पीते हैं, ऐसे बच्चे और बुजुर्गों के लिए एल्यूमिना जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। इसकी 30 और 200 पोटेंसी 4 बार देने में, दिन भर में 4 बार 4 दिन तक देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो दवाई है, लाइकोपोडियम कोएलेमाटम इन मामलों में अद्भुत काम करता है। ऐसे बुजुर्ग जो कब्ज के सबसे ज्यादा परेशान है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये वाला जो सिंड्रोम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज्यादा एसिडिटी और कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, उसमें लाइकोपोडियम 30 और 200 पोटेंसी में 4 बार देने से ठीक हो जाती है। फिर है साइलिसिया। साइलिसिया जो मेडिसिन रहती है वो उस समय देते हैं जब पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मल आंशिक रूप से निकल रहा है। ऐसे कब्ज में पेशेंट को जो है वो बैठा रहता है लेटरिन में जाके, मगर उसका मल नहीं निकलता। बाहर निकालने के लिए तनाव की आवश्यकता पड़ती है और आंशिक रूप से ही मल निकलता है और बाकी वापस रेक्टम में चला जाता है। गुदा में बहुत कसाव होता है और वो गुदा जो है, गुदा यानी एनस, ठीक से रिलैक्स नहीं होती, जिसके कारण मल निकल नहीं पाता। वहां पर जलन और दर्द भी होने लग जाता है। और ये सब फीमेल में मासिक धर्म के पहले या उसके दौरान अगर कब्जियत हो तो साइलिसिया देना उचित रहता है। 30 और 200 पोटेंसी में दिन भर में 4 बार 4 दिन तक दे सकते। इसी प्रकार नेट्रीम्यूर है लास्ट मेडिसिन। ये कब्ज की वैकल्पिक दवाई है। जब किसी प्रकार से भी कब्ज उसका ठीक नहीं हो रहा है और गुदा में दर्द हो रहा है, मल कठोर सूखा गेंद के रूप में निकल रहा है, तब नेट्रीम्यूर की मात्रा दी जाती है 30 और 200 पोटेंशियल। और अब देखते हैं अपन कब्जियत रोकने के उपाय की कैसे अपन रोक सकते हैं। तो बीन्स, सब्जियां, फल, साबुत अनाज आदि चोकर सहित, चोकर मतलब जो आटे को छानने के बाद निकलता है चोकर, उसको भरपूर मात्रा में उसको शामिल करके खाएं। उसमें फाइबर की मात्रा रहती है, उसी से जो है वो ओट बनते हैं। कम मात्रा में फाइबर वाले पदार्थ खाएं। खाद्य पदार्थ जैसे प्रसंस्कृत जो बनाए हुए पदार्थ रहते हैं उनको ना खाएं और मांस आदि का सेवन ना करें। तरल पदार्थ का सेवन करें। जितना हो सकता है एक्टिव रहें, व्यायाम करें, तनाव को अलग करें, मल त्याग करने की इच्छा को नजरअंदाज न करें और उसका एक कार्यक्रम बनाएं कि मैं 7 बजे स्टूल पास करूंगा, कोई भी वहां नहीं जाएगा। 8 बजे करूंगा, कोई भी वहां नहीं जाएगा। एक टाइम डिसाइड करके और फिर अपना टाइम टेबल डिसाइड करें। तो ये इस तरह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किए। कल अपन करेंगे टोबैको। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, 2-4 मिनट है, और नहीं तो अपन क्लास खत्म करेंगे। हेलो कैल्शियम का सर मेरा क्वेश्चन था, क्या संबंध है सर? सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कोई पेशेंट बार बार स्टूल जा रहा है सुबह में, मॉर्निंग में, एक बार उसका पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसका क्या लक्षण हो सकते हैं सर? वो तो दस्त हो गए ना, फिर कब्जियत थोड़ी रही। बार बार जा रहा है तो वो तो दस्त हुए। अपन कब्जियत दस्त भी नहीं हो रहे हैं सर उसको, मतलब स्टूल जो है तो मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में उसको बार बार प्रेशर बनता है सर। और पास होते हैं कि नहीं होती? वो थोड़ा कड़क होती है, टाइट में होते हैं सर पास। हाँ, तो उसको ये ड्यूफ्लेक्स और ये जो सिरप है
ये उसको देख के आप देखें, और हो सकता है कि नर्वस प्रॉब्लम हो उसको, नर्वस सिस्टम। ठीक है। यस यस रीना, तुम बताओ क्या बोल रहे हो रीना? सर कैल्शियम का और कॉन्स्टिपेशन का क्या संबंध है इसमें? हाँ, कैल्शियम जो है वो इंटेस्टाइन को की जो लेयर रहती है उसको मजबूती देने का काम करती है कैल्शियम, और वही कैल्शियम जो हार्डनेस जैसे ही आती है कैल्शियम में इंटेस्टाइन मजबूत होती है तो वो स्टूल को आगे बढ़ाने का काम करती है, उसको आगे बढ़ाती है, पुश करती है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है वो बिल्कुल नरम और शिथिल पड़ जाएगी। ऐसे नरम शिथिल में फिर वो भोजन आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए कैल्शियम की मात्रा इंटेस्टाइन में भोजन को पुश करने का काम करती है, हार्डनेस का। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक पेशेंट है, वो हार्ट पेशेंट है और साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, डॉक्टर बदल बदल के दवाइयाँ चला रहे हैं उसको। तो 2 दिन आराम लगता है, स्टूल पास होता है, फिर तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है। मतलब बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले चुके हैं पर उनको कोई अच्छा रिलीफ मिल नहीं रहा है। सर ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उसको जो है वो पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई कितने दिन में उसका स्टूल पास होता है, और उसकी जो भोजन की स्टाइल है वो उसको बदलना पड़ेगा। जो भोजन वो रेगुलर करता था उसको वहीं स्टॉप करके अब जो भोजन की आप उसको मात्रा बताएंगे कि एक तो वो क्वांटिटी मेंटेन करे और क्वालिटी मेंटेन करे। उसको कहे कि अपने भोजन में दही, छाछ और जो तरल पदार्थ है उसको 2-4 दिन शामिल करके देखें। जैसे कि अपन उपवास के दिनों में 1 हफ्ते तक अन्न ग्रहण नहीं करते, तो वैसे ही जो है वो 1 हफ्ते तक अपना नॉर्मल भोजन वो जो कर रहा है उसको छोड़ दे। और तुम जो फाइबर वाले पार्ट बताओगे, लिक्विड बताओगे, छाछ बताओगे, ये बस ये खा के देखे कि उसकी कॉन्स्टिपेशन में क्या आराम है। और उसके बाद अगर चेंजेस आते हैं तो फिर उसको बताइए आप अंकुरित खाए, चने खाए, ये सब चीजें, ऐसे ठीक हो जाए। एक चीज और है कि उनको पानी भी ज्यादा नहीं पीना है, पानी भी मना किया गया है क्योंकि हार्ट ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है और किडनी में भी उसी कारण इफेक्ट भी आ रहा है। तो ऐसे में तरल पदार्थ अगर तो उसके लिए तय रहता है कि भाई इतना चीजें खाना है, इतनी चीजें नहीं खाना। अगर हार्ट मजबूत नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कि उसके इंटेस्टाइन में भी वीकनेस है। हार्ट में भी कैल्शियम और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कैल्शियम उसकी फिर जो है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा उसमें देखें, और फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट करें। जी सर। सर खाने में क्या सर 70 साल के हैं, 70 साल उनको मतलब वो चलते ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया गया। जो ब्लॉकेज के लिए ऑपरेशन करना था वो भी मना है कि नहीं हो सकता उनका ऑपरेशन। ठीक है, तो डाइट से ही आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमने डाइट में क्या दे सकते हैं सर? हमने जो बताया वही डाइट में उसको जो है वो उपमा का नाश्ता दें और दलिया दें जो इजीली डाइजेस्टेड हो, और फाइबर दें, सलाद की मात्रा थोड़ी थोड़ी दें, और अंकुरित की मात्रा ज्यादा ना दें, नहीं तो उनके घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर। अभी एक फ्रैक्चर हो गया था हाथ में उन्हीं को, तो वो फ्रैक्चर में सर ठीक ही नहीं हो रहा है, और क्या बोलते हैं बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। पेन किलर भी ले लिया, अब ज्यादा मेडिसिन लेना नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ले रहे हैं वो। तो सर हाथ में भी दर्द बहुत उनका, मतलब एक हाथ बहुत दर्द करता है। वो फ्रैक्चर जहाँ पे है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। हो सकता है डायबिटीज के कारण उनको ठीक नहीं हो पा रहे। ठीक है? जी सर। जी सर। ठीक है। बाकी ये डाइटिंग पे रहने पे भी होता है क्या? चलो एक क्वेश्चन था, देखा गया सर कुछ पेशेंट को 7 दिन 8 दिन तक स्टूल नहीं होता, तो उस टाइम में सर उनको कुछ येनास से कुछ लिक्विड डालते हैं। कोई डॉक्टर देखा मैं लाइफ बॉय के साबुन बना के सिरिंज से डाल के संडस करवाते। ऐसा कुछ कंडीशन सही है? किस हद तक सही है सर? हाँ,
उसको कहते हैं सोप एनीमा। सोप एनीमा में जो है वो साबुन जो रहती लाइफबॉय या दूसरी साबुन जो नहाने की रहती है, उनका पानी बनाते हैं घोल, और घोल बना के ऊपर से उसके एनस में जो है वो ट्यूब डाल के और फिर डाला जाता है। काफी मात्रा में डालते हैं तब जाके वो ठीक होता है। हाँ, डालना ठीक रहता है। अगर किसी को प्रॉक्टोग्लाइसिस एनीमा से लाभ नहीं होता तो सोप एनीमा ही देना पड़ता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन टोबैको।